हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जस। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट एब्सेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रेस्ट एब्सेस, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो एब्सेस वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। एब्सेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ पस, मतलब जहाँ पे एब्सेस वर्ड आ गया मतलब उसका है पस, मतलब वहां पे कोई भी पस फॉर्मेशन बन गई है। तो एब्सेस पर एब्सेस वर्ड का मतलब आ गया कलेक्शन ऑफ पस। तो एब्सेस वर्ड है वो पस के रिलेटेड है। ब्रेस्ट एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। तो जो ब्रेस्ट एब्सेस है मतलब जहां पे जो पस कलेक्शन हुई वो कहाँ पे हुई, ब्रेस्ट में। उसका लोकलाइज्ड एरिया मतलब जो ब्रेस्ट है उसमें कलेक्शन ऑफ पस होगी विद इन द ब्रेस्ट टिश्यूज। कहाँ पे, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं उसमें जो एब्सेस है उसकी कलेक्शन होगी, मतलब वहां पे किसी ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो एब्सेस होती है ये कैसे बनती है, वहां पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो उसके उसके बाद क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन होती है और उसके बाद जो एब्सेस है वो बन जाती है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ अ पस कहाँ पे हुई, ब्रेस्ट टिश्यूज में। इट इज कॉमनली अकर इन लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। तो जे ज्यादातर किन में ज्यादा पाई जाती है जे ऐसी प्रॉब्लम, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं। जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रही हैं उसमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। बट कैन आल्सो अकर इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन। तो उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड नहीं देती उनमें भी जो पस फॉर्मेशन है ब्रेस्ट में वो पाई जाती है। तो मतलब इसमें क्या आ गया, ओवरऑल जो ब्रेस्ट होती है उसके टिश्यूज में पस बन जाती है इन्फेक्शन की वजह से और इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस। तो मेन कॉज तो जो हमने बात की है कि वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब जो भी एब्सेस हुई ब्रेस्ट में वो कैसे बनी, मतलब जो पस कलेक्शन हुई वो कैसे बनी, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो जे बैक्टीरिया का आपने नाम याद रखना है कि ब्रेस्ट एब्सेस किस ऑर्गेनिज्म से होती है, तो वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट आ गया लैक्टेटिंग वुमेन, जो हमने ऑलरेडी बात की है कि जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड देती हैं उनके चांसेस थोड़े हाई होते हैं क्योंकि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि वो प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स नहीं फॉलो कर रही तो ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है इस चीज़ का वो होता है लैक्टेटिंग वेमेन में। फिर आ गया निप्पल ट्रॉमा और क्रैक्स। जो मदर का निप्पल है उस पे कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी तो उसको हमने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया ही नहीं, तो उसको मतलब हमने अपने आप ही, कई मदर्स होती हैं अपने आप ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं तो उससे इन्फेक्शन है वो बढ़ती जाती है डे बाय डे। फिर आ गया क्रैक्स, जिसको हम बोलते हैं थोड़ी सी फट सी ड्राई सी हो जाती है स्किन। तो जो ब्रेस्ट होती है मदर की वो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि वो थोड़ी स्किन फट सी जाती है, ड्राई हो जाती है। मतलब जो ब्रेस्ट फीड पे मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं उनको जो अपनी ब्रेस्ट होती है उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे कोई क्रैक्स पड़ गए, जहाँ कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी, कोई वूंड सा हो गया, तो उससे क्या है जे बैक्टीरिया इजीली एंटर कर सकता है तो उससे इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी तो एब्सेस बन जाएगी। फिर आ गया पुअर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। तो ब्रेस्ट फीड देने की भी कई टेक्निक्स होती है, जैसे कि सिटिंग पोजीशन में देना, मतलब प्रॉपर ब्रेस्ट को क्लीन करना बिफोर बेबी को देने से पहले फीड, या फिर आफ्टर फीडिंग के बाद प्रॉपर ब्रेस्ट को क्लीन करना। तो बहुत सारी हाइजीनिक टेक्निक्स भी इस चीज़ को मतलब अफेक्ट करती हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स हैं उनको फॉलो ना करें। पूरे ब्रेस्ट फीडिंग में आ जाता है कि मदर है वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने बेबी को, वो प्रॉपर है जो मिल्क है उसको एम्प्टी नहीं कर रही, ब्रेस्ट को पूरा एम्प्टी नहीं कर रही। उससे क्या है कि जो ब्रेस्ट है उसमें जो मिल्क की कंजेशन है वो होने लगती है और जो ब्रेस्ट है उसकी इनगॉर्जमेंट होने लगती है। तो उससे क्या है, जो मतलब जो ब्रेस्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। मतलब अगर जो ब्रेस्ट है वो प्रॉपरली एम्प्टी ना हो, उसमें से मिल्क प्रॉपरली एम्प्टी ना हो। फिर आ गया जैसे मदर को कोई भी डिजीज है,
जैसे कि डायबिटीज हो गया, इम्यूनो सप्रेशन, मतलब अगर मदर की बॉडी में कोई ऐसी डिजीज है, कोई भी मदर की बॉडी में डिजीज होगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पे अफेक्ट डालेगी। तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो उससे क्या है, वो इजिली इन्फेक्शन को कैरी कर सकती है। फिर आ गया नेसोफेरिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड बेबी। अगर बेबी के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो जब वो फीड करेगा तो मदर को ट्रांसफर करेगा इन्फेक्शन। फिर आगे इन्फेक्टेड हैंड्स ऑफ नर्स, मिडवाइफ्स एंड डॉक्टर्स। तो जो हमने ऑलरेडी बात की है कि प्रॉपर जो टेक्निक्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हाइजीनिक लेवल। तो अगर किसी नर्स के, मिडवाइफ के या डॉक्टर के, अगर वो मतलब ऑब्जर्व कर रही हैं ब्रेस्ट को, तो उनके जो हैंड हैं, इवन के मदर के भी हैंड्स अफेक्ट करते हैं। अगर उनके हैंड्स इन्फेक्टेड हैं या फिर उन्होंने प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स को फॉलो नहीं करा, तो वहाँ पे कुछ भी क्रैक हुआ तो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स। फर्स्ट आ गया सिवियर पेन अकर ऑन ब्रेस्ट मूवमेंट। तो जो मदर होगी, जो भी फीमेल, अगर वो लैक्टेटिंग मदर है या फिर नॉन लैक्टेटिंग लैक्टेटिंग मदर है, चाहे वो ब्रेस्ट फीड दे रही हैं या नहीं, उनको अगर ब्रेस्ट एब्सेस हुई तो उनको बहुत सिवियर पेन फील होगी ब्रेस्ट में। जब वो साइड लेंगी या किसी भी मतलब कारण से वो ब्रेस्ट को मूव करेंगी, उनको बहुत ज्यादा पेन फील होगी। उसके अलावा आ गया स्वेलन रेड एंड वार्म एरिया ऑफ द ब्रेस्ट। तो जो एरिया होगा ब्रेस्ट का वो अलग से उभर के दिखेगा, स्वेलिंग होगी वहां पे, वो रेड होगा एरिया और वार्म होगा। फिर आ गया फ्लक्टुएंट मास। तो जो भी एरिया है जहां पर भी ब्रेस्ट के लोकल एरिया में पस फॉर्मेशन होगी, वहां से हमें एक अलग सा मास नजर आएगा, एक अलग सा उभरा हुआ, वो होती है पस सारी बनी हुई। उसके अलावा जो हमने पहले बात की है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन हुई बॉडी में तो फीवर आएगा। में हाई ग्रेड, तो फीवर है वो डे बाय डे थोड़ा, जैसे इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी जो फीवर है वो हाई ग्रेड रहेगा। चिल्स आएंगे, मलेज, जो मदर होगी उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, बहुत वीकनेस फील होगी, या फिर उनको जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। फिर आ गया पुरुलेंट निपल डिस्चार्ज। तो उसके अलावा जो निप्पल होते हैं उसमें से उनको लगेगा कि जो डिस्चार्ज सा आ रहा है। इफ डक्ट इन्वॉल्व एंड रप्चर, अगर जो ब्रेस्ट डक्ट होती हैं वो इन्वॉल्व होगी और उसके उसमें भी पस बन गई, और उसके अलावा जो पस होती है वो, मतलब जो डक्ट होती है उसमें पस है, वो डक्ट है वो रप्चर होगी, तो जो पस है वो निप्पल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। जो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, जी आपको दिखेगा कि थोड़ा थिक होगा, मिल्की होगा, या फिर अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होगी तो जी आपको थोड़ा सा येलो भी नज़र आ सकता है। तो ऐसे आपको अलग से दिख जाएगा कि ये थोड़ा मतलब इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है। तो उसके अलावा आ गया एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब जो एक्सिला होगा ब्रेस्ट के साथ साथ जो एक्सिला होगा उसमें भी वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जो एक्सिला की लिम्फ नोड्स होगी उसमें भी स्वेलिंग नजर आएगी, और उसके अलावा उसमें भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दिखेगी। नेक्स्ट आ गया डायग्नोसिस, मतलब क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वैसे तो मतलब देखकर ही हम जब एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक ब्रेस्ट एब्सेस है, इन्फेक्टेड है। तो उसके अलावा हम क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा इन्फेक्शन है, एब्सेस है। फर्स्ट आगे क्लिनिकल डायग्नोसिस यूजली सफिशिएंट। तो जो हमने ऑलरेडी बात की है कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो पेशेंट को फीवर होगा, तो हमें जहाँ डिस्चार्ज होगा उससे हम कंफर्म हो जाएगा कि इन्फेक्शन है और एब्सेस है। उसके अलावा आ गया अल्ट्रासाउंड, कंफर्म एब्सेस डिफरेंशिएट फ्रॉम मेस्टाइटिस और मास। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है वो भी की जा सकती है, जिससे पता चल जाता है कि जे मेस्टाइटिस है, मतलब इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, जहाँ फिर कोई ब्रेस्ट के अंदर मास, जैसे कि कोई मेलिग्नेंसी या मास मास बना है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि जे इन्फेक्शन है। मतलब अल्ट्रासाउंड से डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा कि जे इन्फेक्शन है सिर्फ पस है या फिर कोई मास सा बना है। उसके अलावा क्या एस्पिरेशन एंड कल्चर टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव और ऑर्गेनिज्म।
तो जहाँ पे भी ब्रेस्ट के जो रेड एरिया है, जहाँ पे मतलब एब्सेस है, पस बनी है, उस एरिया से नीडल के साथ जो पस होगी उसको एस्पिरेट किया जाएगा और उसको कल्चर ट्यूब में डाल के लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उसका कल्चरल टेस्ट होगा कि उसमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इन्फेक्शन है, तो उससे क्या है एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर आगे फोर्थ है मैमोग्राफी एंड एमआरआई इन ओल्डर वुमेन और इफ malignancy इज सस्पेक्टेड। तो अगर कोई फीमेल है वो थोड़ी एज में ज़्यादा है या फिर वो नॉन लैक्टेटिंग मदर है, तो उस केस में अगर लग रहा है डॉक्टर को कि उसमें कोई मतलब कोई malignancy के चांस है, कोई मास सा बना है, तो उस केसेस में क्या करेंगे, मैमोग्राफी भी कराई जा सकती है और एमआरआई भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट आ गया कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क एक्सप्रेशन अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो जब किसी गायनाकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को लगता है कि मतलब इस एरिया में एब्सेस के चांसेस हो सकते हैं, तो वो पहले ही मदर को बोल देते हैं कि आपने जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर कोई मतलब ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिस कंडीशन में उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करना है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर सकते हैं। पर अगर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिस केस में ब्रेस्ट फीड को स्टॉप किया जाए, तो मदर को एजुकेट करना है कि उन्होंने ब्रेस्ट फीड है उसको प्रॉपर रखना है। अगर वो मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे किसी कंडीशन की वजह से, तो उन्होंने जो मिल्क है उसको प्रॉपरली एम्प्टी करना है, निकालना है। फिर आगे एनाल्जेसिक्स। तो फिर आ गया कि पेशेंट की पेन होती है, तो उस केस में पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन ब्रूफन वगैरह की टैबलेट्स दी जाती है ताकि उनकी जो पेन है वो रिलीफ हो जाए। थर्ड आ गया एंटीबायोटिक्स। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। तो फ्लॉक्सलिन एंड या फिर डाइक्लॉक्सलिन जो 10 to 14 डेज तक एंटीबायोटिक्स हैं ये दिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और भी कई एंटीबायोटिक्स हैं जो दिए जाते हैं। फिर आ गया नीडल एस्पिरेशन अल्ट्रासाउंड गाइडेड इफ नीडल। तो कई केसेस में क्या होता है कि जो नीडल एस्पिरेशन कि जहाँ पे पस होती है उसको एक नीडल के थ्रू पस को बाहर निकाल लिया जाता है। पर ये किस केस में किया जाता है, प्रेफर्ड फॉर स्मॉल और मॉडरेट एब्सेस। अगर जो ब्रेस्ट में एब्सेस है वो स्मॉल एरिया में है, इतनी ज्यादा नहीं है, या फिर मीडियम लेवल की है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो सिंपल से नीडल के साथ उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो फिफ्थ आ गया इंसिशन एंड ड्रेनेज फॉर लार्ज फ्लक्टुएंट मास। अगर वहां पे जो पस है वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में जो सर्जन्स होते हैं उनके थ्रू एक छोटा सा कट लगाया जाता है ब्रेस्ट पे और उसके बाद सारी पस को ड्रेन किया जाता है। तो ये जो नीडल एस्पिरेशन है जहाँ फिर इंसिजन दिया जाता है जो लोकल एनास्थीसिया के थ्रू दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये भी चीज वेरी करती है। तो ये थी सारी मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आ गया प्रिवेंशन। तो पहले से ही हम इस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, जो भी प्रॉपर टेक्निक्स है उनको फॉलो करना है। मदर जब न्यू मतलब मदर बनी है वो मतलब अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रही है, वो न्यूली है, तो उनको प्रॉपर मतलब इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है प्रॉपर ब्रेस्ट टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि प्रॉपर एम्प्टी करनी है ब्रेस्ट से मिल्क को, तो उसके अलावा हाइजीनिक टेक्निक्स को फॉलो करना है। कीप निपल्स क्लीन एंड ड्राई। तो जो निपल्स है उनको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, मतलब उसमें कोई क्रैक ना आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब कई बार ऐसे होता है कि कई डॉक्टर्स उनको कोई क्रीम या लोशन देते थे कि आपने जो निपल्स पर लगाना है। तो ऐसे निपल्स हैं उसको फीड देने से पहले या फीड देने के बाद प्रॉपरली क्लीन रखना है। या फिर ट्रीट क्रैक्स निपल अर्ली। तो अगर उस पे कोई क्रैक आ गया, कोई छोटा सा वुंड भी है, उसको अर्ली ट्रीट करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। फिर आ गया एम्प्टी ब्रेस्ट फुली ड्यूरिंग फीडिंग। तो प्रॉपरली जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड करवानी है। तो उसमें क्या है, जो फीड है, जो मिल्क है वो प्रॉपरली निकल जाना चाहिए, ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है। अगर बेबी को नहीं देनी तो वो प्रॉपर मशीन के थ्रू वो जो मिल्क है उसको बाहर निकालना है।
तो इन लास्ट थैंक यू। अगर आपको मेरा जो टॉपिक अच्छे से समझ आया, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।